सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत। ज़ब्त इखलाक की किसने उड़ाई धज्जियां? लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को पर कब्जा कर लेंगे। गवर्नर KPK के बाद विफाक को धमकियां। रिलीफ की ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह गई। पेट्रोल सस्ता करके बिजली कर दी गई महंगी। और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर ये बड़ी अहम समाअत है। यहाँ से प्रोग्राम का आगाज करती हूँ आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। अहम मामला पर अदालतों में जो केसेस चलते हैं उन पर ही निसार होता है कि सियासत, मईशत और रियासत क्या समत या डायरेक्शन इख्तियार करेगी। अच्छा, मेरी नज़र में ये कानूनी मामलात होते हैं जिसका फैसला आला अदलिया ही कर सकती है, लेकिन फिर भी कानून से नावाकिफ शख्सियात, तबसरा निगार, सियासी रहनुमा और इन केसेस पर बहुत से लोग ऐसे बेलाग तबसरे करते हैं। अपनी राय को कानून से मुकद्दम दिखाने के लिए तरह तरह की कह लें कि तावीलें घड़ते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अदालतें तो कानून को देखती हैं और उन्हें किसी की पसंद नापसंद, दिली ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक चलना होता है, क्योंकि आइन और कानून ही सबसे मुकद्दम चीज़ है। अच्छा, इस पर मुआशरे की बका का इन्हिसार भी होता है। कोई भी हो, बड़े से बड़ा ओहदेदार कह लें, सियासी रहनुमा कह लें, मजहबी शख्सियत कह लें या फिर कोई भी, वो किसी ना किसी के सामने यकीनी तौर पर जवाब दे, चाहे ये आइन और कानून हो या फिर मजहबी अहकाम या अखलाकियात। लेकिन लगता ये कि कुछ लोग खुद को शायद कानून से ऊपर बाला समझते हैं, चाहे ये हमारे सियासी रहनुमा हों या हमारे सहाफ़ी हों या फिर कोई और ओहदेदार हों। ये बात मेरे ख्याल से किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। आज की समाअत की खास बात बानी PTI की अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, जिसके लिए जेल में वीडियो लिंक इंतजामात मुकम्मल करके कमरे में स्क्रीन है वो बाकायदा नस्ब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए जेल इंतजामिया ने बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया। अच्छा, केस की समाअत की अगर मैं बात करूं तो चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जो नैब तरामीम के खिलाफ केस है इसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल ये दिए कि जी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। अच्छा, अब ये जो मरकज़ी केस है इसकी मजमूई तौर पर 53 समातें हुई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये दिए कि ये तो बड़ा ताजुब है कि नैब तरामीम केस 53 समातों तक चलाया गया। जब मैंने इलेक्शन वाला केस सुना तो 12 दिन में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया। अब इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इलेक्शन का इनेकाद यकीनी तौर पर यकीनी बनाया। केस समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। लेकिन आज अहम चीज़ ये हुई कि पेशी के दौरान बानी चेयरमैन PTI की तस्वीर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेरे ख्याल से ये जिन्होंने वायरल की ये जो तस्वीर, ये बड़ा गलत काम किया उन्होंने और उन्हें ये तस्वीर वायरल नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ ये बात समझने वाली है, जो इम्पॉर्टेंट बात है कि मसला तस्वीर का नहीं है बल्कि मसला है ज़ाब्ता इखलाक का, कवानीन पर अमल का। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अदालत के एहतराम में वहाँ जो मौजूद कोई भी शख्स मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ज़ाहिर बात है मोबाइल फ़ोन से ये जब बानी चेयरमैन की वीडियो लिंक पेशी थी उसके दौरान ये तस्वीर ली और तस्वीर लेकर वायरल कर दी। ये बहुत ही बुरी बात है, कानून की खिलाफ वर्जी है, ज़ाब्ता इखलाक की भी खुलेआम खिलाफ वर्जी है जिसकी सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया तहकीकात कर रही है। और अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आप ज़रा सोचें कि ज़ाब्ता इखलाक पर अमल नहीं होगा तो फिर और कहाँ पर होगा। अब देखते हैं कि तहकीकात में कौन जिम्मेदार सामने और फिर उस जिम्मेदार के साथ क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा है कि करार वाकई सज़ा जहाँ बनती है या जितनी भी सज़ा बनती है वो देकर मिसाल कायम नहीं की जाती है। अगर मिसाल कायम कर दी जाए तो फिर दोबारा सब होश के नाखून लें कि ऐसा नहीं करना, वो सोचें भी ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जैसे देख के जो चंद दाने होते हैं ना, अगर आप चख लें
तो आपको पूरी देख के जायका का अंदाज़ा हो जाता है कि कैसा टेस्ट है इसका। ऐसे हुकूमती इक़दामात से ये पता चल जाता है कि आखिर हुकूमत आखिर करना क्या चाह रही है। कल 15 तारीख थी, सबको पता है। इस तारीख पर अब आवाम की बड़ी नज़रें रहती हैं और सबको बड़ा पता होता है कि 15 तारीख कब आ रही है, क्योंकि अभी हो रहा है कि हर 15 दिन के बाद आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कमी बेशी होती है। इस बार 15 तारीख आई और आवाम के लिए मेरे ख्याल से बड़ी खुशखबरी लेकर आई कि जी उन्हें पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कमी की खबर सुनने को मिल गई, और वो भी पूरे 15 रुपये 39 पैसे। 15 तारीख को 15 रुपये कमी पेट्रोल की कीमत में। डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे की कमी की गई, और ये यकीनन एक बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। इसके असरात भी बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत होती है ना उसका हर चीज़ पर असर होता है, या उसे कह लें कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर असर हो जाता है। अच्छा, पेट्रोल जब सस्ता होता है जारी बात है ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो जाते हैं। आम अल्फाज में अगर मैं बताऊं, महंगा हो जाए तो जारी बात है बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बात जो पेट्रोल की कीमत है उसमें बड़ी कमी से सारिफिन को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इससे किसी चीज़ की कीमत में कमी का इम्कान नहीं है। सारिफिन के बजट में कोई बचत नहीं होगी। वो कैसे, ज़रा मैं आपको समझाती हूँ। हुकूमत ने इस बार कह लें कि बड़ी बारीक वारदात डाली है। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान करके, वो भी 15 रुपये कमी का ऐलान करके आवाम को खुश कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अब क्या किया कि आवाम की जेब से 310 अरब रुपए निकलवाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अब खबर क्या है कि CPPA ने ये जो आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त दायर कर दी है। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊँ, जो बिजली महंगे करने की दरख्वास्त है, यानी बिजली महंगे करने की दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में क्या होगा, बिजली के जो बुनियादी टैरिफ है ना उसमें 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। बिजली के बिल पहले ही आपको पता है कि दिल जला रहे हैं, अब 5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा यकीनी तौर पे बहुत बड़ा झटका लगाएगा। इसका पता अब 23 को चल जाएगा जब नेपरा इस दरख्वास्त पर समाअत करके फैसला सुनाएगा। लेकिन अब ज़रा देखें कि हुकूमत के खातों में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अगर हुकूमत पेट्रोल सस्ता करती है तो फिर दूसरी तरफ इसके पास और बहुत से ज़राए हैं जिनके ज़रिए ये सारिफिन की जेब से इजाफी रकम निकलवा लेती है। आवाम को फिर क्या फ़ायदा हुआ ना, जो पैसे आपके वहाँ बचेंगे वो आपके बिजली के बिल में चले जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ हुकूमती जमातों को उनका एक वादा याद दिलाना चाहती हूँ कि नून लीग ने 300 यूनिट और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आने की सूरत में 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था। अब दोनों जमातें हुकूमत में हैं, लेकिन सितम देखिए कि वादा पूरा करने के बजाय ये लोग बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। ऐसे गरीब का घर कैसे चलेगा? आमदन वही है, अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। ज़रा सोचिएगा कि गरीब का घर कैसे चलेगा। फिर गरीब में वही गम व गुस्सा पाया जाएगा कि कभी अपने कैमरा लेके चले जाएं तो वो गम व गुस्से का बाकायदा इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपनी अगली खबर की जानिब। जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी लोड शेडिंग पर पेस्को पर वो कब्जा कर लेंगे, उन्होंने धमकी दे दी है। अच्छा, पुरानी फिल्में सब ने देखी होंगी। हमारे यहाँ एक फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर मैं इसकी बात करूँ, नूरी नथ, आप सब वाकिफ़ होंगे नाम से भी किरदार से भी। नूरी नथ की जो शोहरत है ना, वो उनके हिस्से में जो शोहरत आई, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में गंडासा और बड़ा रोबदार लहजा, जुमलों की कह लें कि बाकमाल अदायगी, उसने इस किरदार को मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों ने बड़ा सुपर हिट बना दिया। नूरी नथ वैसे था कौन और आज की सियासत में नूरी नथ कौन है, अगर आप कंपैरिजन करें कि कौन मुमासलत रखता है इस किरदार से, पहले ज़रा नूरी नथ को देखिएगा फिर बाकी बात करते हैं। जी, तो देखा आपने नूरी नथ। अब सियासत के जो नूरी नथ हैं ज़रा उनको भी देख लें। दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितनी मुमासलत है दोनों किरदारों में, नूरी नथ में और अली अमीन गंडापुर में। अली अमीन गंडापुर को देख कर यकीनी तौर पे इस फिल्मी कैरेक्टर की याद आ जाती है, तो मैंने सोचा कि ज़रा क्लिप आपके साथ शेयर करें। वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, मगर उनका आप अंदाज़ देख लें, लबो लहजा देख लें, उनका रवैया देख लें, जिस तरह वो तड़ियाँ लगाते हैं, बिल्कुल नूरी नथ से मुख्तलिफ नहीं आपको दिखाई देगा। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर कोई शख्स अली अमीन गंडापुर को नहीं जानता और उसे गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुना दी जाए तो यकीन मानिए वो इसे ज़रूर नूरी नथ से तशबीह देगा। ये नूरी नथ की गुफ्तगू सुना दी जाए वो कहेंगे कहीं गंडापुर साहब तो बात नहीं कर रहे। आप नोट कर लें, जब से वज़ीर आला KPK बने हैं उस दिन से कोई और काम इन्होंने किया हो या ना किया हो, लेकिन मुखालिफिन को खुलकर तड़ियाँ ज़रूर लगाते रहे हैं। ताज़ा धमकी विफाक को दी थी और आपने देखा होगा वो जिनका बयान है बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। कहीं से आपको लगता है कि एक सूबे के ये वज़ीर आला हैं और एक सूबे का वज़ीर आला विफाक को मुखातिब कर रहे हैं इस अंदाज में। अंदाज ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि जी लोड शेडिंग का स्केड्यूल विफाक नहीं बल्कि हम देंगे, अगर पेस्को ने हमारे जो स्केड्यूल इस पर अमल ना किया तो सारे निज़ाम को सूबाई हुकूमत अपने कंट्रोल में ले लेगी। ये क्या गुंडागर्दी है भाई? क्या साबित करना चाह रहे हैं
कह रहे हैं हम खुद ये निज़ाम चलाते हुए बताएंगे कि निज़ाम आखिर कैसे चलता है। सर जैसे भी चलता है ना, ऐसे ही नहीं चलता नूरीनत अंदाज में। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप बाकी नूरीनत अंदाज में चलाएंगे तो कैसे चलेगा। पहले देख लें कि मुल्क, रियासत और सियासत बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इंतशार की सूरत है, और आप ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, आप धमकियाँ लगा रहे हैं, इसे मजीद इंतशार का शिकार करना चाहते हैं। आखिर वजह क्या, चाहते क्या हैं आप? मैं बड़े अदब से, बड़ी इज्जत से आपसे अर्ज़ करती हूँ कि आप कोई ऐरे गैरे नत्थो खैरे नहीं हैं जिसकी बात का नोटिस नहीं लिया जाएगा। आप पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला हैं, सीएम हैं, हाकिम हैं। आपको पता है कि निज़ाम किसी उसूल, ज़ाब्ते, कानून के तहत चलता है। निज़ाम किसी की ख्वाहिश पर नहीं काम करता। मुल्क कितनी मुश्किलात का शिकार है। ये वक्त इत्तेफाक है, वक्त इत्तेहाद है, और आप इंतशार का शौक फरमा रहे हैं। कुछ तो ख्याल कर लीजिए। इससे पहले आप गवर्नर केपीके को जिस अंदाज से धमकियां और तड़ियां दे रहे थे और उनका हुक्का पानी बंद करने की बाकायदा आप तड़ियां लगा रहे थे, और कुछ आपने फिर किया भी कि पख्तूनख्वा हाउस में जो गवर्नर की एनेक्सी है वो बंद कर दी, गवर्नर केपीके का दाखिला बंद कर दिया। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है ना। और गवर्नर केपीके ने पहले तनकीद की, लेकिन लगता है कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, उन्होंने फिर अली मीन गंडापुर साहब को खाने की दावत भी दे दी। लेकिन मुझे लगता है कि अली मीन गंडापुर साहब को गलती का एहसास नहीं हो रहा, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, वो मुसलसल महाजराई की बातें करते हैं। मेरा आपको मशवरा है गंडापुर साहब, गुस्सा छोड़ें, आवाम को रिलीफ देने की ज़रा फिक्र करें, क्योंकि जो धौंस धमकी बदमाशी, इससे काम नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलेगा। और अच्छा, इस सब मामले पर आपने देखा होगा, इसी मामले की वजह से बिलावल साहब ने भी ये कहा कि जी जो वज़ीर आला केपीके अली मीन गंडापुर साहब, ये उनके मासूम गवर्नर के पीछे पड़े हुए हैं। ये ज़रा देखिएगा और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अदालती लिहाज से आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस की समाअत हुई, जहां बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया, और दूसरी जानिब मुल्की सियासत में डील और रिलीफ की खबरों की एक बार फिर से बाज़गश्त है। मगर सवाल यह है कि क्या डील के बगैर किसी किस्म का रिलीफ मुमकिन है? आने वाले दिन मुल्की सियासत के हवाले से कितने अहम हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब तशरीफ़ लाने के लिए। दुरानी साहब, डील के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात सियासी जमातों से किए जाते हैं, और सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने हामी भी भर ली है। लेकिन बानी चेयरमैन जो पीटीआई के हैं वो तो नून लीग को जमात ही नहीं समझते, वो समझते हैं कि गैर आइनी तौर पर हुकूमत कर रहे हैं, इस हुकूमत को हुकूमत नहीं मानते हैं, तो वो इनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते। जिनसे मुज़ाकरात के वो ख्वाहिशमंद है, उन्होंने जो जवाब दिया वो भी सबके सामने है। और फिर अब डील की हवाले से बातें हो रही कि शायद कोई डील होगी किसी किस्म की, अदालती रिलीफ जो मिलना शुरू, इसको भी लोग डील से जोड़ रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात के बगैर कभी कोई डील मुमकिन हो सकती है? आप सीनियर सियासतदान है, क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, बात इस वक्त यह है कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की मईशत की ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है, वो तो ये है कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क की इकॉनमी आगे बढ़े, मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। वो आ नहीं सकती रिकन्सिलिएशन के बगैर, मफाहमत के बगैर और बातचीत के बगैर। अब मफाहमत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। मुज़ाकरात ना सड़क पे हो सकते हैं, ना GHQ में हो सकते हैं, ना अदालतों में हो सकते हैं। मुज़ाकरात की एक ही जगह है और वो है पार्लियामेंट। जिसने भी मुज़ाकरात करने, जेल में हो सकते हैं मुज़ाकरात। देखें, जेल में मुज़ाकरात हों या सड़क पे मुज़ाकरात हों, बातचीत तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो मुज़ाकरात जिन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे ले जाना हो, वो राउट करेंगे तो वो असम्बली से ही करेंगे। अच्छा सर, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब पहले अब सदर थे, अब सदर नहीं रहे पार्टी के, अब नवाज शरीफ सदर बनने जा रहे हैं, फिर इसके साथ जब डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनकर आए इसहाक़ डार साहब, फिर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब हर टीवी टॉक शो में बैठकर खुलकर तनकीद करते रहे, अपनी पार्टी के लोग जिस तरह तनकीद करते रहे। फिर हम जावेद लतीफ़ साहब को भी अक्सर इस तरह देखते हैं तनकीद करते हुए, और भी कुछ नाम है, साद रफ़ीक साहब का नाम मैं लूँ, और भी कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। खैर बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब तो अब खामोश हो गए जब से वो मुशीर बने हैं। अगर जावेद लतीफ़ साहब भी मुशीर बन जाते हैं या किसी को कुछ मिल जाए,
ओहदा ही होता है, जाहिर बात है। आप काम करते रहे, काम करने की भी आदत होती है, फारिग रहना फिर अच्छा नहीं लग रहा होता काम करने वाले दिमाग को, तो फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो क्या वाकई वो जो एक तनकीद की जा रही है मुखालिफिन की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा महसूस होने लगा है कि नून और शीन वाली जो बातें हैं कहीं वो सच साबित ना हो जाएं, लोगों को ऐसा गुमान भी ना हो, तो इसलिए इस तरह के डिसीजन लिए गए? देखें, जहाँ तक सवाल है मतलब टू कट शॉर्ट कि नवाज शरीफ साहब शायद बताना चाहते हैं कि मैं रेलेवेंट नहीं हूँ। देखें, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो नून और शीन के तासुरात हैं वो मैं नहीं समझता कि सही हैं। ठीक है, क्योंकि शहबाज साहब किसी भी सूरत में मियाँ साहब से कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो उनके अपने आप उनको अपने लिए उनकी हैसियत यही है कि उन्होंने उनको फॉलो करना है। ठीक है, वो इशू नहीं है। इशू इस वक्त ये है कि पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं ग्राउंड पे पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब एक बहुत ही तजर्बाकार सियासतदान हैं, इसी तरह बाकी लोग भी हैं। तो वो लोग जो है, साद रफ़ीक साहब हैं, ये सब लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, और वो ये महसूस करते हैं कि हमें अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए। इस वक्त उनके ख्याल में पीटीआई की तो लॉटरी लगी हुई है कि वो जेल में भी हैं, सरकारी खर्चे के ऊपर जेल में भी गुजारा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डेली उनकी पॉपुलैरिटी भी ऊपर जा रही है। तो वो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए वो री-स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं। एक तरफ तो डिलीवरी के रेफरेंस से, जिसमें वो पंजाब में पूरा फोकस कर भी रहे हैं। अच्छा, कुछ नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आपने बात की। एक नई डेवलपमेंट जो कि किसी को समझ भी नहीं आ रही कि मौलाना फजल रहमान साहब के दिल में हमदर्दी जागने लगी है बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए, और ये मुल्तान में जो आपने देखा वहाँ पे भी एक पेज पर आना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। मौलाना साहब ने जो लेटेस्ट एक बयान दिया, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, आपके कानों ने भी सुना होगा, कि उन्होंने कहा कि जो यहूदी एजेंट वो कहते थे खान साहब को, वो एक सियासी बयान था। देखिए हमारे मुझे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रही, आपने पहले मेरे तासुरात, हैरान कुन तासुरात देख लिए। जब वो ये बयान देते थे, उस वक्त भी देते थे, आज भी उन्होंने एक बयान दे दिया। असल में आप सियासतदान, आप भी सियासत कर रहे हैं, पहले सियासत कर रहे थे, चलिए ये सवाल अच्छा, पूछ लें। मेरा तो ये ख्याल है कि वो पहले भी सियासत कर रहे थे, अब भी सियासत कर रहे हैं। सही मंजे में सियासत है, पर हर जगह सियासत ही करते हैं। सियासत ही करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो फेथ के इश्यूज होते हैं या जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज होते हैं, उस पर नहीं आना उसमें अगर सियासत में ना लाया जाए तो वो अच्छा रहता है। और जो भी मजहब कार्ड को सियासत में नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल जब भी लाया जाता है तो हाँ। बाद में यही होता है कि उसके ऊपर पीछे हट के आपको री एड्रेस करना पड़ता है अपने इशू को। तो मौलाना की जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के साथ उनकी एक वो बढ़ रही है, जिसे कहते हैं कुर्बत मोहब्बत, वो शायद कोई बहुत लॉन्ग टर्म कुर्बत तो ना हो, लेकिन आज के हालात में वो दोनों को वो कुर्बत सूट। अब ये साहिबजादा हामिद रजा का भी बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा, उन्होंने जो कहा था कि जी मौलाना साहब तो 11th आवर पे दोबारा इस वक्त देखें, इस वक्त दोनों को सूट करती है ये कुर्बत, पीटीआई और इसको। ठीक है, हाँ, मौलाना को भी सूट करती है और पीटीआई को भी सूट करती है। यानी सियासत उसूलों की गेम नहीं है, सियासत मफादात की गेम है। हाँ, कि जो सूट करता है और जिस टाइम पे करता है बस वो कर लो। सियासत जो होती है वो सियासी मफादात के हसूल के लिए की जाती है, और सियासी मफाद होता है इक़्तिदार का हसूल। हाँ। अब दुनिया भर के अंदर सियासत इसी मकसद के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर एक फैक्टर होता है कि सियासत में सियासी मफादात के बावजूद कौमी मफादात को जिंदा कौमें और उनके लीडर अपने ज़ाती मफादात से आगे रखते हैं। हमारा इशू ये है हमारे यहाँ, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि नेम एनी 3 or 4 पीपल जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, एनी 4 पॉलिटिशियंस, जैसे 3 मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ, या एनी 2 कि जो वाकई इस उसूल पर अमल करती है, इस फॉर्मूले पर अमल करती है कि अपनी ज़ाती मुफाद को पीछे रखती है, मुल्क को, रियासत को ऊपर रखती है। देखें जी, मेरी तो दुआ है हर एक कैसे रखे। नेम एनी 2। मैं उस वक्त तक किसी को मतलब वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं डालता जब तक कि उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना आ जाए, लेकिन इस वक्त तक जो आपके ज़हन में पॉजिटिव कोई नाम ऐसा आ रहा हो? देखिए, कोई 2 नाम मुझे तो, मेरे से अगर आप पूछे, अब मैं बिल्कुल ये जेन्युइनली जी, आप अपनी राय का इज़हार करें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर तबका जिसको कोई मानेगा नहीं, वो आज भी सियासतदानों का है। बेहतर तबका सियासतदानों का, क्योंकि सियासतदान वो एंटिटी है जो अपना वक्त, अपने रिसोर्सेज और अपना टाइम
वो टाइम के अलावा रिसोर्सेज और अपनी एनर्जीज जो है वो आम आदमी के मफाद के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है, ब्यूरोक्रेसी होती है उसको तनख्वाह मिलती है, अदलिया है उन्हें भी तनख्वाह, सियासतदानों को तो बेचारों को अगर कोई जीत जाए तो थोड़ी सी तनख्वाह मिल जाती है। तनख्वाह मरात मिलती है इनको। मरात कितनी मिलती है? मिलती है ना भाई, एक मिनिस्टर की तनख्वाह जो है वो एक आम से सरकारी मुलाजिम से भी कम होती है, 1.5 लाख 1.25 लाख, आपसे तो बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसलिए सर हम तो मजदूर हैं। हाँ वही हाँ, ना, जितने भी एंकर्स मुझे सुन रहे हैं सब अग्री। हमारे बड़े एक सीनियर एंकर हैं, एक प्राइम टाइम शो करते हैं ARY पे, तो वो अक्सर कहते हैं कि हम तो मजदूर हैं। तो इसलिए आप सब मजदूरों से उनकी तनख्वाहें कम होती हैं। इसलिए सियासतदानों को इज्जत की निगाह से दें। और आज पता है क्या सियासतदानों की ज़रूरत क्या है, कि वो इस वक्त किसी भी सूरत में अपने आप के इख्तलाफात कम करते हुए एक दफ़ा नेशनल यूनिटी की तरफ चले जाएं और एक ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना लें जो आइंदा इंतखाबात तक के लिए ठीक है जी गैर मुतनाज़ा हो, और उसी तरीके से चलते हुए वो मुल्क को 4 से 5 साल में इन तमाम क्राइसिस से निकाल के उस जगह ले जाए जब सियासत हो। ठीक है, हम इस पे बात करते हैं, बल्कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से भी बड़ी बात की जाती है, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी आगे जाके। सर अभी दुबई लीक्स अभी रिसेंटली, और ऐसे लोगों के नाम आ गए, आप देखें माशाल्लाह जरदारी साहब के 3 बच्चों के नाम उसमें आ गए, आसफा बख्तावर, बिलावल, नवाशी साहब के बेटे हुसैन नवाज का नाम आ गया, हमारे और भी कुछ शख्सियात। गरीब मुल्क के गरीब आवाम जब इस तरह अमीर हुक्मरानों के इस तरह नाम देखेंगे कि उनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं, तो फिर गमो गुस्से का इजहार करेगी ना आवाम। इसीलिए शकूक व शुबहात भी पैदा होते हैं। देखें बात यह है कि बेशक आप कहते हैं कि डिक्लेयर्ड है, लेकिन आप आवाम के लिए तो किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेगी, ये मैं सियासतदानों पे छोड़ती हूँ, अच्छी तरह से समझते हैं, आप खुद एक सियासतदान है। देखिए मैं आपको बताऊँ, कल हम बैठे हुए थे एक जगह, हमारे एक दोस्त है, मैं खैर बड़ी तुमने तो यार हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया। कहते क्या हुआ? मैंने तुम्हारा कुछ उनका भी नाम था दुबई? नहीं अच्छा, उनका नहीं था, निकला ही नहीं था। हम समझते यार हमारा दोस्त है, इसके भी तो भाई चलो हम तो जो कुछ है दोस्त का नाम ले देना, जब कुछ निकला नहीं तो फिर आप नाम ले सकते हैं। ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा, तो मैंने कहा, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि यार तुम्हारा कुछ निकला ही नहीं तो फायदा क्या हुआ। तो इस लिहाज से जो जब नाम निकलते हैं तो ग्रीवियंस पैदा होता है, रिजेंटमेंट पैदा होती है। आप जब बाहर जाते हैं, आपका जो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जब आपके जो लिविंग बियॉन्ड मीन्स होती है, तो उस सूरत हाल में जो इश्यूज पैदा होते हैं वो डेफिनेटली पैदा होते हैं, और उनके रेफरेंस से एक रिजेंटमेंट भी पैदा होती है, और उस रिजेंटमेंट को साहब एक सवाल है ना कि जब आपके पास अगर वाकई पैसे हैं सही, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं अपने मुल्क में करें। देखें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसका फायदा मुल्क को हो ना। अगर मतलब कहते हैं ये जो छोटे लेवल की करप्शन होती है ना, ये कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, इसका मुल्क को एक तो फ़ायदा होता है कि मुल्क के अंदर एक इकोनॉमी का साइकिल चलता है। लेकिन जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि अपने मुल्क से लूट के सब कुछ मुल्क के बाहर ले जाओ, उसके बाद से ये सिचुएशन है ये बहुत दिगरगों हो गई है, और अब दिन ब दिन जो है इसके ऊपर एक मुल्क खाली होता जा रहा है, और मुल्क के बाहर जायदादें और जो लोगों के मफादात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर और आवाम का गमो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और वही गमो गुस्सा तो अब नजर आ रहा है। इसलिए अब जो भी हमारे सियासतदान हैं उन्हें अपनी हिकमत अमली को रिविजिट करके ऐसी हिकमत अमली की तरफ जाना पड़ेगा जिसके नतीजे में आवाम को भी कुछ मिले, नंबर 1, मुल्क के अंदर गुर्बत कम हो, इसके साथ साथ उनका अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उनकी जो जिंदगी है उसके अंदर एक फ़र्क महसूस हो। ठीक है, अच्छा आप हुक्मरानों को मशवरे दे रहे हैं, सियासतदानों को मशवरे दे रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ बनाने के, हिकमत अमली बनाने के। ये गंदम का मामला आपके सामने है, बेचारे किसानों के साथ जुल्म हुआ है ना, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, कौन आपको जिम्मेदार लगता है? उलझा हुआ है मामला। देखें जी, इसमें जिम्मेदारी तो आप जिस पे भी डाल दें, जिसके ऊपर जिम्मेदारी साबित हो जाएगी वही जिम्मेदार होगा, लेकिन मुझे लगता है किसी पे भी साबित नहीं होगी। ठीक है,
क्योंकि पाकिस्तान में मतलब आपको अभी से इतनी मायूसी है कि हाँ नहीं हाँ होगा? अवाम की जब भी कोई जेब काटता है तो वो बड़े प्यार से उसके साथ ही निकल जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़े वॉल्यूम्स होते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में बड़े वॉल्यूम्स की चोरी तो नहीं पकड़ी जाती। किसी ने जी वो 2000 फलां का टैक्स नहीं दिया, 2 लाख नहीं दिया, 50,000 नहीं दिया, उसको पकड़ लो। 100 रुपये का निशान ज़्यादा नोट लेते हुए हमारे बचपन में वो क्लर्क पकड़ा जाता था, फिर सिपाही पकड़ा जाता था। अब उसी तरह के टैक्स के अंदर फलां के अंदर, लेकिन जिन्होंने अरबों के घपले किए हों उनको कोई कुछ नहीं कहता और कुछ कहता। छोटा चोर जल्दी पकड़ा जाए। छोटे चोरों के लिए जेलें होती हैं, छोटे चोर ही पकड़े जाते हैं और वही जेलों में रहते हैं और वही मुश्किलात को सहते हैं। बाकियों के लिए तो कुछ नहीं है। फिर जब वो जेल से बाहर निकलता होगा, मैं उसका दिफा बिल्कुल नहीं कर रही ऐसे छोटे चोर का, लेकिन फिर वो बड़ा जिद में आकर वो बड़ा चोर बनने की कोशिश करता होगा। उसका देखिए उसका जाहिर बात है ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती होगी, पूरे सिस्टम के ऊपर उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है और फिर वो बाहर आके कहता होगा मैं डॉन ही बनूंगा। हाँ मैं डॉन ही बनूंगा, तो डॉन बनूंगा या जितना कुछ कर सकूंगा वही बड़ा करूंगा। एक अहम पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं जरा नाज़रीन को बताती, कोई बिल्कुल लाइट नोट पे बात नहीं हो रही कि छोटे चोर को जब पकड़ा जाएगा और बड़े चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा तो छोटा चोर, जाहिर बात है नफ्सियात है वो, मैं ये नहीं कह रही कोई सही करेगा, लेकिन छोटा चोर फिर जेल में रह के सोचेगा कि मैं बाहर निकल के डॉन ही बनूंगा। आप अग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसे होते हैं। और हम देखते हैं जेलें जो हैं वो इस्लाह के मरकज तो नहीं है ना। जाहिर बात वो तो मजीद चोर को डाकू बनाना, डाकू लेकिन सर कुछ लोगों की बड़ी इस्लाह भी होती है ना, कुछ लोग वहाँ बैठ के बड़ा कुछ सीख लेते हैं, कुछ लोग बैठ के वहाँ किताबें पढ़ते हैं। देखें जी ये प्रिविलेज तो सियासतदानों, किताबें लिख भी लेते हैं। हाँ सियासतदानों का ये प्रिविलेज होता है। वहाँ के वज़ीर आज़म मेरा इशारा उसी तरफ था कि कुछ लोग सियासतदानों का ये प्रिविलेज होता है, क्योंकि उनका, बल्कि कुछ सियासतदान तो ऐसे, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, कुछ सियासतदान तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमें जेल में जाके ये किताब लिखने का मौका मिला। बिल्कुल देखें जी, आप जेलों की तारीख देखें तो जेलों की तारीख के अंदर जेलों ने बहुत बड़े बड़े सियासतदान पैदा किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकों की बुनियाद बनी है जेलें। कि तहरीकों, जेलें के अंदर से तहरीकें निकली हैं। अब नेल्सन मंडेला का आप देख लें, पूरी उसकी ज़िंदगी जो है उसका जो आउटकम है वो जेल की गिरफ्तारी के अंदर एक ऐसी तहरीक है जिसने अफ्रीका की शक्ल, साउथ अफ्रीका की शक्ल बदल दी, नफरत की मोहब्बतें डाल दी। अब काश हमारी भी कोई जेल ऐसी हो जिससे निकलने वाला नफरतों के बजाय मोहब्बतों के सफ़र पे चल पड़े, जैसे नेल्सन मंडेला चल पड़ा था। क्या बात है। चले हम ब्रेक पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी ये ख्वाहिश तो पता नहीं पूरी हो या ना हो, ब्रेक की ख्वाहिश हम पूरी कर लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, इकॉनमी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी सेगमेंट में। चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से बड़ी बात होती है कि होना चाहिए, वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारे वक्त की अहम ज़रूरत होती है लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है और फिर हम कहते हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चले बहरहाल एक जुमला देर आए दुरुस्त आए। आपको नहीं लगता कि अभी सही वक्त है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है, हमने इकॉनमी को बहुत, हम वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन होना चाहिए कि सब लोग मिल के ये फ़ैसला करें कि हमने मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए हमने तसलसल, इकॉनमी के तसलसल को मेंटेन करने के लिए हमने एक कदम उठाने हैं। और हमारी इकॉनमी का इशू ये है कि हर हुकूमत आती है तो वो एक नई मईशत की पॉलिसी लेके आ जाती है और उस पॉलिसी के ज़रिए जो है जो कुछ किया होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब वक्त ज़ाया हो रहा होता है। अभी इसलिए आपसे एक काम तो IMF कर रहा है, वो ये कर रहा है कि हुकूमतों को बांध के वो सब कुछ करा रहा है जो उनके ख्याल में। और IMF से बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं और अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी उस सिलसिले में हो रही हैं। तो क्या आगे जाके हालात में बेहतरी भी होगी? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त चार्टर इकॉनमी के लिए चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन बुनियाद बनेगा और वो अब करना चाहिए सियासतदानों को। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, वरना अवाम भी जो है वो इनसे नफरत करे। सर, वक्त के हवाले से हम बात कर रहे थे तो मुझे गुलजार साहब की लिखी हुई बड़ी खूबसूरत कुछ लाइनें याद आ गई। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा यानी मोमेंट गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं।
सही है। हम क्यों नहीं समझते कि लम्हों की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है? असल में हमने हम लम्हे, मिनट, घंटे, हमने दिन, तो 76 साल जाया हफ्ते, कर दिए। महीने, साल जाया कर हमने देते हैं। 76 साल एक जाया लम्हे कर की दिए। कितनी इंपॉर्टेंस होती है? लम्हे की और लम्हों के फैसले, वो कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा दी थी। क्या बात। मतलब ये है कि जो लम्हों की खताएं होती हैं वो तो मतलब कौमें भुगतती तो हैं। हम वक्त को जाया कैसे कर लेते हैं इतनी आसानी से? अब देखें जी, इस वक्त आप ये देख लें कि हर लम्हे आपका PIA जो है वो लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आज भी आप किसी फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। स्टील मिल जो कि 2007, 8, 6 में जब मुशर्रफ साहब के दौर में वो उसकी हुई थी, अपना सेल हुई थी, और वो बेस्ट, और मुशर्रफ साहब के दौर में स्टील मिल कितना बिजनेस कर रही थी, कितना प्रॉफिट दे रही थी। इसी प्रॉफिट पे ला के उसकी डील की गई थी, उसको जो है रोक दिया गया। और उसके बाद अब जो है हर पाकिस्तान का जो शहरी है उस सरिये के ऊपर सरिये की कीमत से ज़्यादा टैक्स दे रहा है उस मिल को चलाने के लिए। इसी तरह PIA है आपका, PIA को चलाने के लिए हर पाकिस्तानी जो है वो अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो उन लोगों के लिए खर्च कर रहा है जो PIA में बैठ के सफर करते हैं। आपको पता है कि PIA में इस टाइम पे 30 जो तैयारे थे उसमें से 11 तकरीबन फनी खराबी की वजह से कह लेंगे फ्लीट में से 11 तैयारे तकरीबन ग्राउंड हैं और 30 में से 19 तैयारे बचे, 19 तैयारे परवाजें कर रहे हैं और तकरीबन 7200 के करीब जो मुलाजमीन है वो आप समझ लें कि जो उनके परमानेंट मुलाजमीन है वो हैं, डेली वेजेस इसके अलावा हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इसके अलावा हैं। अब मुझे बताएं जो 19 तैयारे परवाज कर रहे हैं हवा में, वो जो 19 तैयारे हैं क्या वो इनका बोझ उठा सकते हैं इतने मुलाजमीन का? जितने 19 तैयारों में जितने मुसाफिर नहीं बैठते उतना उनका उससे ज्यादा उसको उस इदारे का अमला है और वो तनख्वाहें उनकी आप अंदाजा करें। मतलब ये है कि हम इस वक्त बिजनेस करना, जब इतना काम ही नहीं होगा अमले में से लोग कितने लोग काम कर रहे होंगे, कोई छुट्टियों पे बैठा होगा, कोई आ रहा होगा, कोई नहीं आ रहा होगा। कि पिछले दौरों में जब भी ये हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुई है, हुकूमत ने अगर अपने 40% शेयर या 50% शेयर अपने पास रख के प्राइवेटाइज किया है और उसकी जो रनिंग है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दी है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन 40% की वैल्यू कई 100% दुनिया के जितने भी कामयाब ममालिक हैं वहाँ पे ये हो रहा है। हमारे यहाँ ये इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन की आप बात करें तो अभी देखिए कि महाजराई कैसे चल रही है कि रजा रबानी साहब का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कही गैर आईनी है और मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊँगा। उसके बाद फिर बिलावल साहब ने भी इसके हवाले से जो राय दी वो भी आपने सुन ली। अब ये मेरे ख्याल से गालिबन अलीम खान साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा है कि जी ये प्राइवेटाइज होगा, प्राइवेटाइजेशन का अमल PIA से शुरू होगा और शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी नजरों से गुजरा है कि उन्होंने ये भी कहा टीवी पे दिखाएंगे। अब मुझे बताइए महाजराई ना डेडलॉक जाके अगर कहाँ आप देखें मामला कहाँ खराब होंगे, क्या होगा? देखें जी, एक जमहूरी इंसान जो कि PIA के लिए तो हड़ताल पे बैठते हैं, ठीक है जी, अपनी पार्टी में जमहूरियत के लिए हड़ताल पे नहीं बैठते। मतलब ये है कि अगर आवाम का कहीं कोई फायदा आने लगे तो हम कहते हैं हम भूख हड़ताल करेंगे। अगर आप आवाम का नुकसान के लिए तो निकल सकते हैं लेकिन आप जमहूरियत के मफाद के लिए नहीं निकल पड़ते, ठीक है ना जी। आप हर गलत फैसले में अपनी लीडरशिप का साथ देते हैं, भले रोते हुए ही दें। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे सियासतदानों के यही रवैये हैं जो उनके ज़ाती मफादात के गिर्द घूमते हैं और वो कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते जिसका फ़ायदा हमारी आइंदा नस्लों और हमारी कौम, हमारी मुल्क की मईशत। यानी अब आपको लगता है कि निजकारी जो है वो जाहिर बात है कौमी खजाने से बोझ हटाएगी? डेफिनेट। देखिए आप अगर सफेद हाथी बने हुए ना ये कुछ इदारे जो नहीं बिजनेस करके दे, ये बिजनेस तो कर ही नहीं रहे। हाँ, हम ये नहीं चाहेंगे कि इनको आप कौड़ियों के भाव बेचते हैं, हम चाहेंगे कि इनको आप मैक्सिमम अपलिफ्ट करके इनके, और ये भी नहीं है कि 100% बेच दें, आप उसका एक मैनेजमेंट प्राइवेटाइज करें और उस मैनेजमेंट के साथ उन्हें शेयर्स भी दें। प्राइवेट दुनिया भर में इसी तरह हो रहा है, प्राइवेट पार्टीज जब आती हैं तो लेकिन ये जो आप अभी बात करें थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तमाम ऐसे ही हो रहा है आजकल की जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ना, आप ये जो कह रहे हैं वाकई इतना आसान है? देखिए ये इतना ही तरीकाकार है ये। देखिए ना, जब आप शेयर्स कर देते हैं, कुछ शेयर्स आपके पास होते हैं, कुछ मेरे पास होते हैं, कुछ छोटी से एक शेयर परसेंटेज रखने बाजू का। लेकिन अक्सर कोई अगर बिजनेस करना चाह रहा होता है तो वो चाहता है कि
पूरा शेयर उसके नहीं, पास वो प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट के वाले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये जो है ये स्टॉक कंपनीज है। स्टॉक कंपनीज के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी होते हैं उनके भी स्टॉक्स कोई भी खरीद बिल्कुल सकता है। ऐसा ही है। तो इसलिए इसके अंदर जब आप प्राइवेटाइज करते ये हैं, आपका वैसे आइडिया अच्छा है जी। और यही आजकल हाँ, की ये ट्रेंड्स ठीक है, हैं वेरी ठीक है, कॉमन, ठीक है, ठीक कि है। आप जब प्राइवेटाइज करते हैं तो उस प्राइवेटाइजेशन के जरिए नतीजे में जो आपके पास शेयर्स होते हैं, मैं ऐसे बहुत से इदारों की डिटेल बता सकता हूँ प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये होता है, के बाद। लेकिन आप पीआईए के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी उसमें इसको देखें, इनोवेटिव पैटर्न को इन्हें लेना पड़ेगा, और सारी दुनिया में वो अप्लाइड पैटर्न्स हैं, और उसमें कोई सर सारी प्रॉब्लम दुनिया नहीं। में तो प्राइवेटाइज भी हो रहा है ना, लेकिन हमारे यहाँ ये लड़ाई खत्म नहीं ना हो रही कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमें तो नौकरियां खैर हाथी चाहिए। बने हुए हमने इदारे, तो अपने- हाँ, जो अपने खसारे में जा रहे दोस्तों कौमी को- खजाने पे हाँ। बोझ बने हुए हैं, वहाँ पे इतने मुलाजमीन है जितना वो कमा के नहीं दे रहे। अब देख लें कि जहाज 19 है जो ऑपरेशनल है, 11 जो फ्लीट के में से जहाज में वो ग्राउंड हुए हुए हैं, लेकिन एम्प्लॉयज आप देख लें कितने हैं, 7200 वहाँ के परमानेंट मुलाजमीन है। इसलिए ये जो सारी सूरत हाल है, इसको अगर आप देखें तो ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपनी अगली जनरेशन्स का नुकसान कर रहे हैं, और हम अपनी मईशत का खुद भट्टा बिठा रहे हैं, ठीक है जी, जो कि हमें नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है। हमें मुल्क के अब लिए हमें सोच- मुश्किल फैसले करने चाहिए, करने पड़ेंगे, करने चाहिए। और अब हमें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना, हमें प्रैक्टिकली करके Practically दिखाना करके है, दिखाना। तभी फिर सिस्टम बेहतर होगा Exactly. और निज़ाम बेहतरीन चलेगा। Exactly. ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।